अच्छा, तो अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग को करने के लिए जो 5 स्टेप्स हम करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो पहला स्टेप होता है, इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा टेस्ट 2 टेल्ड होगा या 1 टेल्ड होगा, और अगर 1 टेल्ड है तो ये राइट टेल होगा या लेफ्ट टेल होगा। फिर यहीं पर जो हम अपने नल हाइपोथेसिस को स्टेट करते हैं, उसका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको स्टेट करते हैं, और जो सिग्निफिकेंस लेवल है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर स्टेप 2 में हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे या जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। और फिर हम ये वहीं पर जो है हम उसकी जो क्रिटिकल वैल्यूज है वो मालूम कर लेते हैं, यानी वो वैल्यूज जो एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन को सेपरेट करती है। फिर थर्ड स्टेप में जो हमारा सैंपल स्टैटिस्टिक्स है, जो हमने सैंपल से कैलकुलेट किया था, हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी उसकी स्टैंडर्ड एरर को फाइंड आउट करते हैं, और जो भी उसकी वैल्यू हमने सैंपल से कैलकुलेट की होती है हम उसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, उसकी स्टैंडर्ड जेड वैल्यू या टी वैल्यू में हम उस ऑब्जर्व वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये थर्ड स्टेप होता है। फिर फोर्थ स्टेप में हम जो है अपनी डायग्राम को स्केच करते हैं, इसमें हम क्रिटिकल वैल्यूज दिखाते हैं, एक्सेप्टेंस रीजन दिखाते हैं, रिजेक्शन रीजन दिखाते हैं। और फिर फिफ्थ स्टेप में हम देखते हैं कि जो फोर्थ स्टेप में हमने ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ आवर सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट की थी वो किस रीजन में है। वो अगर एक्सेप्टेंस रीजन में है तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको रिजेक्ट नहीं करते। वो अगर रिजेक्शन रीजन में है तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं, और उसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसी हिसाब से हम अपना कंक्लूजन, जो अपनी इंटरप्रिटेशन है, अपना कंक्लूजन है, वो हम बता देते हैं। ठीक है ना। तो ये 5 स्टेप्स है, तो उसके 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे अब यही स्टेप्स जो है हम क्वेश्चंस करते हैं, उसी में हम इन्हीं स्टेप्स को दोबारा जो है यूज करेंगे, तो इसमें और आपको समझ में आ जाएगा कि जो 5 स्टेप्स हैं आप इनको किस तरीके से हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने में इस्तेमाल करते हैं। तो अब आज हम और क्वेश्चन हम इसी के करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 827 है, तो इसमें क्या, फ्रॉम 1980 अंटिल 1985 द मीन प्राइस पर अर्निंग्स यानी P अपॉन E रेशियो ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 1800 स्टॉक्स लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वाज 14.35। तो ये 1980 से 1985 तक ये जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आपके पास जो 1800 स्टॉक्स लिस्ट है, ये आपकी पॉपुलेशन है। और इसका जो आपके पास एवरेज जो आपको गिवन है वो 14.35 है। तो इसमें अंदर ये पॉपुलेशन का साइज आपको दिया हुआ कैपिटल N, ये 1800 है, और जो इसकी पॉपुलेशन का जो मीन है आपके पास म्यू वो 14.35 है, और इस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 9.73। तो ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपको बता रहा है 9.73 है। तो इन ए सैंपल ऑफ 30 रैंडमली चूजन NYSE स्टॉक्स, तो ये आपका सैंपल साइज है स्मॉल n 30 है। तो जो मीन प्राइस पर अर्निंग रेशियो जो है 1986 में वाज 11.77। तो ये आपका सैंपल मीन है, x बार ये उसकी वैल्यू है 11.77। तो डज दिस सैंपल प्रेजेंट सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड तो अब इसमें ये आपको डेटा गिवन है, और जो सिग्निफिकेंट लेवल आपको गिवन है वो 0.05 है। तो अब इसमें आपसे पूछा कि जो सैंपल है, डज दिस सैंपल प्रेजेंट सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट इन 1986 जो मीन प्राइस पर अर्निंग रेशियो है फॉर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हैड चेंज फ्रॉम इट्स अर्लियर वैल्यू। तो क्या वो चेंज हो गई है, ये नहीं कह रहा कि वो डिक्रीज हो गई है या इंक्रीज हो गई है। अगर कहता है डिक्रीज हो गई है तो फिर ये लेस देन टाइप का आपके पास बात होती है, और अगर ये कहता है इंक्रीज हो गई है तो फिर ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन टाइप का हम बनाते हैं। इसमें जस्ट हमने ये देखना है कि क्या वो प्राइस चेंज हो गई या नहीं। तो चेंज होने का मतलब क्या, वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हम जो हमारा जो टेस्ट होगा वो 2 टेल टेस्ट होगा। तो इसके अंदर जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या है, जो पॉपुलेशन का जो मीन है वो $44.95 है, और इसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ये है कि जो पॉपुलेशन का जो मीन है आपके पास वो $44.95 नहीं है। तो ये 2 टेल टेस्ट है, और इसमें आपको सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा गिवन है 0.05। तो ये हमारा पहला स्टेप है जिसमें हम ये सारे काम कर लेते हैं। अब आ जाए स्टेप 2। अब हम ये देखेंगे कि जो हम सैंपल मीन हम यूज कर रहे हैं उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन होगी या जेड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अल्टरनेटिव को हमने नॉट इक्वल क्यों रखा? क्योंकि इसमें ये पूछा है कि क्या जो स्टॉक एक्सचेंज की जो मीन प्राइस है क्या वो चेंज हो गई है। अगर ये बोलता कि वो डिक्रीज हो गई है तो फिर हम ये लेस देन टाइप बनाते, सही है। अगर बोलता है इंक्रीज हो गई है तो हम ग्रेटर देन टाइप बनाते। चेंज हो गई है तो चेंज होने का मतलब क्या, चेंज किस तरीके से हो सकती है, वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है।
दोनों बातें बिल्कुल उसमें आ जाएंगी ना, तो इसका मतलब है कि हम नॉट इक्वल टू में टू टेल इंटरेस्टेड हैं। सही है। सही है सर। अच्छा, अब क्योंकि इसमें जो सैंपल साइज है आपके पास, वो जो आपको गिवन है सैंपल साइज आपको दिया हुआ है 30, तो सैंपल साइज 30 के बराबर है। तो सैंपल साइज क्योंकि 30 है, 30 से लेस है, और जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वो आपके पास नोन है। तो जब भी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम होता है तो हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, चाहे सैंपल साइज छोटा या बड़ा हो। तो यहाँ पर हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो अब ये जेड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास है और टू टेल टेस्ट है, तो इसमें जो आपका क्रिटिकल रीजन होगा या जो रिजेक्शन रीजन होगा वो आपके दोनों टेल में इक्वली डिवाइड होगा। तो अल्फा जो सही 0.05 है उसको आपने दोनों टेल में इक्वली डिवाइड कर लिया। ये रेड पोर्शन से मैंने रिजेक्शन रीजन दिखाया, हर टेल में एरिया 0.025 है, और इसके मिडल में ये जो ब्लू एरिया आपके पास ये आपका जो एक्सेप्टेंस रीजन है। एक्सेप्टेंस। अच्छा, अब ये क्रिटिकल वैल्यूज हम मालूम करते हैं। तो अब क्योंकि जेड डिस्ट्रीब्यूशन है तो अब जेड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमें टेबल पढ़ना है। तो ये जीरो से राइट हैंड साइड पर ये जो क्रिटिकल वैल्यू है, ये एरिया कितना होगा हमें पता है। जीरो के राइट हैंड साइड पर टोटल एरिया कितना होता है 0.5। इसमें से जो रेड पोर्शन वाला एरिया जो राइट टेल में 0.025 आप माइनस कर देंगे, तो ये जीरो के राइट हैंड साइड पर ये जो ब्लू एरिया है 0.475 है। ठीक है। तो अब ये जो आपके पास एरिया है, इसको अगर आप जेड टेबल में जाएं और आप एरिया 0.475 सर्च करें या उसके क्लोजेस्ट वैल्यू, तो वहां से जो जेड टेबल से आपको मिलेगी, जेड टेबल पढ़ना आता है खुद इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ये आपके पास है 1.96। तो अब जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं, क्योंकि दोनों टेल में प्लस माइनस है, तो हमारी क्रिटिकल वैल्यूज क्या होगी, प्लस माइनस 1.96। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। अब आ जाइए थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी सैंपल मीन है हम उसका स्टैंडर्ड एरर मालूम करेंगे। तो अब क्योंकि पॉपुलेशन आपके पास लार्ज है, अच्छा ये किस तरह हमें पता चला पॉपुलेशन लार्ज है, इसमें पॉपुलेशन का साइज जो है वो आपको दिया हुआ है, कैपिटल एन 1800 है और सैंपल का साइज है 30। तो अगर आपको पॉपुलेशन का साइज मालूम हो तो आप देखते हैं जो सैंपल का साइज जो है वो पॉपुलेशन के साइज का एटलीस्ट 5% है या नहीं। तो अगर वो 5% होगा तो पॉपुलेशन आपकी जो है वो स्मॉल होगी, और अगर वो 5% से कम होगा तो आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो लार्ज होगी। तो हमने सैंपल साइज और पॉपुलेशन साइज की रेशियो ली n/n। सैंपल 30 है, पॉपुलेशन साइज 1800 है, तो ये 0.017 है। इसका मतलब सैंपल साइज 5% पॉपुलेशन के साइज के 5% से कम है, इसका मतलब है पॉपुलेशन जो आपके पास वो लार्ज है। ठीक है। तो ये हमें पॉपुलेशन लार्ज है हमारे पास, तो जो स्टैंडर्ड एरर होगी सैंपल मीन की सिग्मा सब एक्स बार, उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा अपॉन √n। तो इसमें हमने सिग्मा की वैल्यू रखी, एन की वैल्यू रखी, तो ये स्टैंडर्ड एरर हमने निकाली 1.78। अच्छा, अब हम जो हमें सैंपल से सैंपल मीन की जो वैल्यू हमें गिवन थी, एक्स बार की जो वैल्यू गिवन थी, हमारा सैंपल स्टैटिस्टिक्स है। अब हम इसकी वैल्यू को स्टैंडर्डाइज करेंगे, इसको जेड वैल्यू में हम कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसको हम जेड वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो ये एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा साइब एक्स बार है। एक्स बार रख दिया 11.77, मीन म्यू पॉपुलेशन का गिवन था 14.35, सिग्मा सब एक्स बार ऊपर कैलकुलेट किया 1.78। तो इस तरह हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई -1.45। अब हम देखेंगे ये जो हमने ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेट करी है सैंपल स्टैटिस्टिक्स की किस रीजन में जो है फॉल करती है, रिजेक्शन रीजन में या एक्सेप्टेंस रीजन में। तो ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू -1.96, तो ये वैल्यू -1.45 है। तो ये जाहिर है ये 0 और -1.96 से पहले कहीं पर होगी। तो ये जो आपके ये पास कौन सी वैल्यू है सर, ये -1.45, ये जो आपने -1.45 कहाँ से है? ये जो अच्छा ठीक आपने है। सैंपल मीन की जो वैल्यू आपको गिवन थी ना जी 11.77, जी इसको आपने जेड वैल्यू में कन्वर्ट किया, इसको स्टैंडर्डाइज किया है। तो अब इस वैल्यू ठीक जाहिर है। है हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्डाइज करके कंपेयर कर सकते हैं, जेड वैल्यू में कन्वर्ट करके कंपेयर कर सकते हैं। तो अब ये जो -1.45 है, अब देखिए ये वैल्यू किस रीजन में, एक्सेप्टेंस रीजन में या रिजेक्शन रीजन में, ये एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस रीजन। रीजन में है। तो अब हम जो है स्टेप 5 में अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो क्योंकि जो ऑब्जर्व्ड जेड वैल्यू है लाइज इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस H0। तो हम नल हाइपोथेसिस H0 को रिजेक्ट नहीं करते। इसका मतलब क्या है, हमारा कंक्लूजन क्या है, जो मीन पीई रेशियो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की इन 1986 इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस वैल्यू। वो प्रीवियस वैल्यू से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, यानी जो स्टॉक की जो वैल्यूज हैं वो सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हुई है। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है कंक्लूजन है। अगर हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर रिजल्ट फिर हमारा कंक्लूजन होता है कि वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो गई है। ठीक है। तो अब अजय इसी तरह 8.28 है आपके पास। तो अब इसमें जनरली इलेक्ट्रिक has developed a new bulb whose design specifications call for a light output of 960 lumens। तो ये पॉपुलेशन मीन। मीन आपको दिया हुआ है म्यू 960 है, कंपेयर टू एन अर्लियर मॉडल दैट प्रोड्यूस ओनली Excuse me, sir. Excuse me, sir. 750 lumens। हाँ ठीक है। तो अब इसमें ये आपको म्यू दिया हुआ है। अच्छा, दी कंपनीज डेटा इंडिकेट दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लाइट आउटपुट फॉर दिस टाइप ऑफ बल्ब इज 18.4 लुमेंस। तो कंपनी का जो डेटा है यानी पॉपुलेशन का डेटा है, तो ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया हुआ आपको 18.4 है। तो फ्रॉम ए सैंपल ऑफ 20 न्यू बल्ब से सैंपल साइज है N20,
the testing committee found an average light output of 954 lumens. तो ये sample mean है x bar और at a 0.05 significance level ये अल्फा दिया हुआ आपको, तो can generally electric conclude that its new bulb is producing the specified 960 lumen output. ठीक है ना? तो हमने ये चेक करना है कि वो जो कंपनी का जो क्लेम है कि जो न्यू बल्ब है वो 960 लुमेंस का है, तो क्या एक्चुअली वो 960 लुमेंस का है? मतलब अब क्या करना है, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो दोनों सूरतों में हमने अगर वो 960 लुमेंस से कम या ज्यादा हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो किस फॉर्म का होगा, वो टू टेल टेस्ट। टू टेल। ठीक है, सर ये 750 कहाँ गया? 750 लुमेंस। 750 जो अर्लियर मॉडल था ना, ये उसका लुमेंस था। ये तो जो पिछला मॉडल था वो, अब क्योंकि हम नए बल्ब की बात कर रहे हैं, नए बल्ब का डेटा है, पिछले बल्ब का डेटा नहीं दिया हमें। ठीक है ना? तो साहब मतलब नए बल्ब का जो डेटा है, नए मॉडल का, वो लुमेंस बढ़ गई है। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमने देखा ये टू टेल टेस्ट है, इसमें जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो क्या है कि म्यू 960 हो। 960। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 960 है और अल्फा आपको गिवन है। अब क्योंकि n लेस देन 30 एंड 20 है और सिग्मा आपको पता है, तो आप z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो क्योंकि टू टेल टेस्ट है तो जो अल्फा का हाफ होगा वो दोनों टेल में आपके पास होगा। अब क्रिटिकल वैल्यूज आपने निकालनी है। अब क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए उसी तरह हम 0 और ये राइट हैंड साइड पर ये जो पोर्शन है इसका एरिया निकालते हैं। 0.5 में से 0.025 माइनस करके 0.475 इसको z के टेबल से पढ़ लिया। ये 1.96 है तो इसका क्रिटिकल वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 1.96। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में अब जो सैंपल मीन हम यूज कर रहे हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए या उस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए, उसके स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे। क्योंकि पॉपुलेशन का साइज नहीं दिया हुआ तो बहुत सारे बल्ब्स हैं, तो पॉपुलेशन लार्ज है तो सिग्मा सब एक्स बार है सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। सिग्मा और एन रख के हमने निकाल लिया 4.11। अब ये जो सैंपल मीन था हमारे पास एक्स बार 954, इसको हम z वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा सब x बार से। ये काम स्टेप 3 में करते हैं। तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई -1.46। अब देखें जो z की वैल्यू है -1.46 है, किस रीजन में? एक्सेप्टेंस रीजन में। एक्सेप्टेंस रीजन में। एक्सेप्टेंस रीजन। अब स्टेप 5 में हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, क्योंकि z वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में, तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस क्या था कि जो एवरेज लाइट आउटपुट है आपके पास वो इट्स नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, यानी जो गिवन क्लेम है वो सही है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सही है? तो मतलब सर कंक्लूजन में एक से दो वैल्यूज ही चेंज होती है, ज्यादातर तो सेम ही है। मतलब कंक्लूजन में या तो नल हाइपोथेसिस आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या नल हाइपोथेसिस या तो नहीं कर रहे। और अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आपका कंक्लूजन होगा। सही है? अच्छा सर, एक चीज इसमें और समझाइए, पॉपुलेशन वाली जो आपने समझाई थी ऊपर वाले सवाल में। जी जी। एंड कैपिटल एन वो चीज नहीं क्लियर हुई। पॉपुलेशन का साइज, अब जैसे उसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो पिछले 4 साल के जितने भी स्टॉक्स थे 1800 वो आपको दिए हुए। तो ये 1800 क्या है? ये तो साहब ये सारे पॉपुलेशन का साइज है ना, क्योंकि आगे वो आपसे कह रहा है कि आपने इसका एक सैंपल चूज किया स्टॉक का 30, तो साहब वो सैंपल 30 साइज का है। तो ये जो 1800 है ये सारे स्टॉक्स हैं 1980 से 1985 तक, तो ये आपकी पॉपुलेशन है, उसका साइज है। समझ में आ रही बात? तो जो पॉपुलेशन है तमाम होल वैल्यूज, उसका साइज जो होगा आपके पास, तो वो आपके पास कैपिटल एन होगा। तो अब आ जाए इसी तरह, तो अब देखिए एक ही प्रोसीजर है यार, प्रोसीजर उन्हीं क्वेश्चंस में हम जो ये बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। तो अब ये 829 है, ये मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, इसी तरह ये प्रैक्टिस के लिए आप खुद कीजिएगा। 830 है, इसको मैं आपको करवा देता हूँ। तो 830 में आपके पास क्या है? एवरेज कमीशन। जी जी, हेलो जी। तो अब इसमें आ जाए 830 आपके पास द एवरेज कमीशन चार्ज बाय फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स ऑन ए सर 829 तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया ना, वो आप खुद कीजिएगा। 830 सर रुताब और हमदान को भी एंटर होने दें, वो लोग एक्चुअल आईडी से आए हैं। हमदान को तो मैंने इंटर होने दिया है, हमदान तो ऑलरेडी इंटर है, मैंने उनको बाहर नहीं निकाला। ठीक है, अब इसमें आ जाए द एवरेज कमीशन की जो एवरेज जो प्राइस है, ये पॉपुलेशन का जो मीन है आपको म्यू दिया हुआ है $144 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया हुआ है $52। तो जोल फ्रीलैंडर हैज टेकन ए रैंडम सैंपल ऑफ 121 ट्रेडर्स। तो ये सैंपल का साइज है स्मॉल इन 121 by his clients and determined that they paid an average commission of $151। तो ये सैंपल से जो एवरेज कमीशन है उसकी वैल्यू मिल रही है, एक्स बार है सैंपल में। तो अब 0.1 सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर अल्फा दिया हुआ है। कैन जोल कंक्लूड दैट हिज क्लाइंट्स कमीशन आर हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज। तो अब वो इस बात में इंटरेस्टेड है कि जो उसके क्लाइंट्स का कमीशन है वो इंडस्ट्री का जो एवरेज कमीशन उससे हायर है। तो हायर का मतलब क्या, हम किस चीज में? ग्रेटर देन में। तो अब स्टेप 1 में हमें पता चल गया कि ये वन टेल टेस्ट है और ग्रेटर देन का मतलब ये राइट टेल में होगा। नल हाइपोथेसिस क्या है कि जो एवरेज कमीशन है पॉपुलेशन का जो मीन है वो 960 है। उसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ये कि वो म्यू जो है ग्रेटर देन 960, अल्फा 0.1 आपको दिया हुआ है।
तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में अब हम देखेंगे, क्योंकि सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है, सिग्मा नोन है, तो हम Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। और क्योंकि राइट टेल टेस्ट है तो सारे के सारा रिजेक्शन रीजन सारे के सारा अल्फा राइट टेल में है, तो ये राइट टेल में हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू है वो राइट टेल में पॉजिटिव होगी। तो अब ये Z डिस्ट्रीब्यूशन की क्रिटिकल वैल्यू हम निकालते हैं। किस तरह निकालेंगे? सर जीरो के राइट हैंड साइड सर पर। एक बात है सर। जी जी सर जो आपके चैट में हमदान ऐड है वो असली हमदान नहीं है। हमदान तो ग्रुप में मैसेज कर रहा है, मैं तो ऐड ही नहीं हूँ। तो अब इसमें जो आपके पास Z डिस्ट्रीब्यूशन जो कि क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं, तो अब ये जीरो के राइट हैंड साइड पर ये जो पोर्शन है इसका एरिया निकालने के लिए 0.5 में से जो रेड पोर्शन का एरिया 0.1 माइनस करते हैं 0.4 आता है। तो अब हम Z के टेबल में जाके एरिया 0.4 या उसके क्लोजेस्ट वैल्यू सर्च करते हैं, तो वहां से जो Z की वैल्यू मिलती है 1.28। ये खुद आप वेरीफाई किया करें टेबल में जाके बाद में ना, क्लास के बाद। जी सर। Z की वैल्यू 1.28 है, हमारी क्रिटिकल वैल्यू है। तो अब आ जाए जो सैंपल मीन है, हम उसका स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन लार्ज है तो सिग्मा सब x बार होगा सिग्मा अपॉन √10। सिग्मा हमें गिवन था 52, सैंपल साइज 121, √121 ये पुट करके हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम जो सैंपल मीन था हमारे पास x बार 151, अब हम इसको Z वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। इसकी Z वैल्यू क्या होगी? x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा सब x बार। तो x बार 151 है और पॉपुलेशन मीन म्यू 144 है, सिग्मा सब x बार ऊपर कैलकुलेट किया 4.73, ये आ गया 1.48। तो अब देखिए ये जो हमारी स्टैंडर्ड ऑब्जर्व वैल्यू है ये किस रीजन में है? 1.48 रिजेक्शन रीजन में है या एक्सेप्टेंस रीजन में? तो आप देखें क्रिटिकल वैल्यू 1.28 ग्रेटर देन 1.48 रिजेक्शन रीजन में, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या होगा? अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है फिर हम कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। यानी ये बात हम एक्सेप्ट करेंगे जो मीन है वो ग्रेटर देन 960 है। 90। तो हमारा जो कंक्लूजन है वो फिर क्या होगा? कंक्लूजन हमारा ये है कि क्योंकि हमने एच नॉट को रिजेक्ट किया, सो जोल कंक्लूड दैट हिज क्लाइंट्स कमीशन आर हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज। ठीक है, तो ये जो है आपका कंक्लूजन होगा। इसी तरह 831 है, अब ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। इसी तरह के आप सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर है, आप खुद कर लें। 832 भी आप खुद कर लीजिए, 833 भी आप खुद कर लीजिए, सब एक जैसे ही। अगर आप ये क्वेश्चंस खुद से कर लेंगे, जो भी प्रोसीजर है वही रिपीट होगा प्रोसीजर। अब आ जाइए एक्सरसाइज 8.7 है। तो अब 8.7 में क्वेश्चन नंबर 811 है, तो इसमें बोल रहा है गिवन है सैंपल मीन ऑफ 83। ये सैंपल मीन दिया हुआ x बार 83, इस सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 12.5, ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ ऐसे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल। सैंपल साइज 22 है, n22 है। तो टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन इज 70। ये पॉपुलेशन मीन म्यू दिया हुआ आपको 70 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट इट इज मोर देन 70। तो इसमें खुद बता दिया अल्टरनेटिव है कि वो मोर देन 70 है, और नल हाइपोथेसिस है कि वो इक्वल टू 70 है। अल्फा की वैल्यू 0.5 है। तो आपके पास स्टेप 1 का ये वन टेल टेस्ट है, और क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप है ग्रेटर देन 70, तो ये आपके पास राइट टेल टेस्ट है। तो ये राइट टेल टेस्ट है, अपर टेल टेस्ट है। तो नल हाइपोथेसिस है म्यू इज इक्वल टू 70, अल्टरनेटिव म्यू इज ग्रेटर देन 70। अल्फा आपको 0.025 दिया हुआ है। तो अब स्टेप 2 में हम डिसाइड करेंगे कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि यहाँ पे सैंपल साइज n22 लेस देन 30 है और सिग्मा अननोन है, तो जब सिग्मा अननोन हो और सैंपल साइज स्मॉल हो तो हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं? टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैंपल मीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो टी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब जो क्रिटिकल रीजन होगा आपके पास वो राइट टेल में होगा, राइट टेल टेस्ट है, तो सारा अल्फा राइट टेल में है। तो अब आपको पता है जो क्रिटिकल वैल्यू है, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन में हम वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो उसके दोनों टेल के अंदर आपको एरिया मालूम होना चाहिए कि दोनों टेल में आपके पास जो है वो एरिया कितना है, ये आपको जो है मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको होता है जो आप टी के टेबल से जो आप टी की वैल्यू निकालते हैं उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है। एक तो दोनों टेल में एरिया आपको चाहिए होता है, और दूसरा उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको चाहिए होती है। तो अब देखिए यहाँ पर तो आपको सिर्फ एक टेल में एरिया दिया हुआ है ना, तो अगर जो एक टेल का एरिया है उससे हम दो टेल में एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया इन वन टेल अल्फा जो है आपके पास 0.025 है। तो जो दोनों टेल में एरिया होगा वो इसका ट्वाइस होगा। तो 0.025 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे वो 0.05 होगा। और जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है आपके पास वो n-1 होती है। n आपके पास 22 है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 21। तो अब टी के टेबल में हमने जाना है, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 21 है और दोनों टेल में एरिया आपके पास कितना है? 0.05। तो टी के टेबल से जी क्या हुआ? क्या हुआ सर? ये समझ नहीं आ रहा, ये वाला समझ नहीं आ रहा। टी डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिसाइड किया कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सी है? टी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अच्छा, और राइट टेल टेस्ट है तो अल्फा जो है वो सारे का सारा राइट हैंड साइड पर है। चाहिए, तो अब हमने ये क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है जो एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन को सेपरेट करने वाली है, जो टी की वैल्यू है। तो साहब आप जो क्रिटिकल वैल्यू है टी के टेबल से निकालेंगे, तो ये टी की वैल्यू है। तो अब टी के टेबल से हम वैल्यू किस तरह निकालते हैं? टी के टेबल से वैल्यू निकालने के लिए एक तो आपको दोनों टेल में एरिया पता होना चाहिए और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि हमें दोनों टेल्स में एरिया नहीं दिया हुआ, हमें तो एरिया इन वन टेल में दिया हुआ,
एक टेल में हम एरिया Z डिस्ट्रीब्यूशन में सर, सॉरी सर, लेकिन सर Z डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिवाइडेड बाय 2 कर रहे थे, तो T नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन में मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे Z थे। डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइडेड बाय 2 नहीं कर रहे थे, वहां पे वो 2 टेल टेस्ट था, तो इसलिए वहां पे दोनों टेल में उसको डिवाइड कर रहे थे। ये 1 टेल टेस्ट है, तो वो तो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का टेस्ट है। अगर जैसे इससे पिछला क्वेश्चन हमने किया था Z डिस्ट्रीब्यूशन ही का था, लेकिन ये जो टेस्ट था आपके पास ये कौन सा था, ये राइट टेल टेस्ट था, तो सारा अल्फा राइट हैंड साइड पर था, तो उसमें हमने डिवाइड नहीं किया था। समझ में आ रही बात? वो तो दोनों टेल में, जब 2 टेल टेस्ट होगा तो अल्फा को दोनों टेल में इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको दोनों टेल में इक्वली डिवाइड कर रहे थे। वो तो 2 टेल टेस्ट की वजह से था। तो यहाँ पे आपका टेस्ट जो है वो 2 टेल नहीं है, यहाँ पे कौन सा टेस्ट है आपके पास? वन टेल, राइट टेल है। अच्छा, सही है। राइट टेल। समझ गया। तो अब राइट टेल है, तो सारा जो अल्फा आपके पास होगा वो अच्छा, कौन सी टेल में होगा? राइट हैंड साइड पे, राइट टेल में होगा। सारा अल्फा 0.025 जो है वो राइट टेल में। अब जो टी की वैल्यू सर हम हम 2 पढ़ते से हैं, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि जो टी के टेबल जो हमें गिवन होता है उसमें हमें एक टेल में एरिया गिवन नहीं होता, उसमें दोनों टेल्स में एरिया गिवन होता है, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, अगर एक टेल में एरिया 0.025 है तो दो टेल्स में एरिया कितना होगा? उसका ट्वाइस होगा ना, 0.05 होगा। तो हम 2 टेल में एरिया इसलिए मालूम कर रहे हैं कि जो टी का टेबल होता है उसमें हमें एक टेल में एरिया गिवन नहीं होता, हमें 2 टेल में एरिया गिवन होता है, तो इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं कि 2 टेल में एरिया मालूम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम यस ट्वाइस कर रहे हैं। और इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 21 है। तो अब देखें, आप टी के टेबल में जाएंगे, उसमें हम जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम हम 21 लेंगे, और दोनों टेल में एरिया जो है हम 0.05 लेंगे और टी की वैल्यू पढ़ेंगे। तो अब अगर मैं टी के टेबल में जाऊं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 21 है और दोनों टेल में एरिया जो है वो 0.05 है। तो अब देखिए, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये आपके पास टी के टेबल में आ गया। अब ये टी के टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास जो है वो 21 है। सही है। अच्छा, अब क्योंकि टी के टेबल में एरिया इन बोथ टेल्स दिया हुआ होता है, इसलिए मैंने जो 1 टेल का एरिया था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों टेल में एरिया निकाल लिया, ताकि मैं इसको टी के टेबल से पढ़ सकूं। तो अब इसमें देखें टी की वैल्यू क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 21 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉलम में हम 21 है और एरिया इन बोथ टेल्स में 0.05 है। इसमें हम गए तो इसका अगेंस्ट आपके पास टी की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 2.080। 2.080। हाँ, तो अब ये टी की वैल्यू मैंने टी के टेबल से जो है ये जो है मालूम कर लिए। तो अब इसको मैं फिर यहाँ पर जो है इस्तेमाल करता हूँ। ये जो मेरे पास टेस्ट है दैट इज हाँ यहाँ पे, तो इसको अब मैं ये टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैंने टी की वैल्यू जो है निकाल ली है, तो इसको अब मैं इसके अंदर जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 830 से आगे था हमारे पास क्वेश्चन। ये आपके पास हाँ, ये है आपके पास 811 है, एक्सरसाइज 3.7 का। तो ये टी की वैल्यू हमने टेबल से निकाली, जो कि आपके पास आ गई 2.080। ठीक है, तो ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू है। ये वो वैल्यू है टी की जो हमारे एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन को जो है सेपरेट करती है। ये क्रिटिकल वैल्यू हमने टी के टेबल से पढ़ ली। तो इस बात का ख्याल रखें, अगर 1 टेल में एरिया दिया हुआ है, आपने उसको टी के टेबल से पढ़ना है, तो टी के टेबल में 1 टेल में एरिया नहीं होता बल्कि दोनों टेल्स में एरिया गिवन होता है। तो पहले आप उसको ट्वाइस करके दोनों टेल के एरिया में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप टी के टेबल से पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आ जाइए, अब इसमें स्टेप 3 में आप क्या करते हैं? अब जो हमारा सैंपल मीन है उसके हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता, उसकी जगह हम सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड ये एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे हो, इसलिए इसके ऊपर कैप लगाया हुआ। तो सिग्मा सब एक्स सॉरी सर, निकाल रहा हूँ। जी क्या हुआ? प्रियंका का मैसेज आया। प्रियंका कह रही मैं कब से इन कर रही हूँ, नहीं कर रहे मुझे सर। मैंने प्रियंका इसरानी उनको एंटर किया था, वो फेक था। मैं अभी दोबारा भी चेक कर लेता हूँ, रुक जाए, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट होने दे। तो ये सिग्मा सब एक्स पार कैप आपके पास आ गया एस अपॉन अंडर रूट एन। एस और एन की वैल्यू रख के इसकी वैल्यू निकाली 2.67। अब उसके बाद हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, तो अब हम जो कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल मीन की वैल्यू उसको हम टी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो जेड डिस्ट्रीब्यूशन होती तो जेड वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो टी वैल्यू। तो टी वैल्यू क्या होगी? टी इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा सब एक्स पावर कैप। तो इसमें एक्स पावर जो था आपके पास 83 था और पॉपुलेशन का जो मीन था वो आपको गिवन था 70, और ये जो ऊपर आपने एक्सपेक्टेड सिग्मा सब एक्स पावर कैप कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू पुट करके हमने ये टी डिस्ट्रीब्यूशन की ऑब्जर्व वैल्यू निकाली 4.87। अब हम देखेंगे ये एक्सेप्टेंस रीजन में है या रिजेक्शन रीजन में। तो आप देखें ये आपके पास है, ये 2.080 एक क्रिटिकल वैल्यू थी, और ये जो 4.87 है ये किस रीजन में होगी? एक्सेप्टेंस में होगी या रिजेक्शन में होगी? ये रिजेक्शन में होगी। तो इसका मतलब है क्योंकि ऑब्जर्व टी वैल्यू इनसाइड द रिजेक्शन रीजन, सो वी शुड रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब है फिर हम किस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे? जो उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा H1, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने H1 को एक्सेप्ट किया। H1 क्या था?
कि जो पॉपुलेशन Greater की than मीन है वो 70. ग्रेटर देन 70 है, तो ये जो हमारा ये कंक्लूजन है कि जो पॉपुलेशन मीन है वो ग्रेटर देन 70 है। सही है, तो अब सर, ये प्रियंका मीटिंग एंड हो रही है सर। सर ये हमदान ये अगली मीटिंग में साथ। सर ये रिजेक्शन रीजन का बता दीजिएगा एक दफा और। अच्छा एक मिनट, अब ये प्रियंका सर, ये- इसरानी देखें, इससे पहले अभी आई थी प्रियंका इसरानी, तो वो सर अभी fake मीटिंग था। एंड हो रही है ना, एक साथ ले लीजिएगा आप। सर दोबारा लें, ये अभी मीटिंग एंड हो रही है ना वैसे भी। मीटिंग हाँ, एंड चलें, कर ठीक दें है, फिर। सर पहले क्या आप होती है? आप है ना माइक के जरिए आवाज चेक कर लीजिएगा कि यस भाई सर, वही पूछा सही करें, है। कंफर्म हो जाए फिर आप पहले जो है ना सर, उसको। चलें ठीक पहले है, एक बार तो इसमें देखें आप रिजेक्शन सबको रीजन, डालें। ये जो 2.080 ये क्रिटिकल वैल्यू है, तो इसके राइट हैंड साइड पे सारे रेड पोर्शन आपका रिजेक्शन रीजन है। तो अब साहब ये जो हमने ऑब्जर्व वैल्यू टी की कैलकुलेट करी यहाँ पर 4.87, तो अब आप देखें कौन से रीजन में है, ये एक्सेप्टेंस रीजन में तो नहीं होगी, ये 2.080 के बाद आएगी ना वैल्यू, तो ये Rejection रिजेक्शन region में। रीजन में, सर सही है तो सर, हम सही नल है, सही है। हाइपोथेसिस को जो है वो हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अब आ जाइए आपके पास, अब मेरे ख्याल से मीटिंग खत्म ही होने वाली है शायद ना ये। सर मीटिंग खत्म कर दें सर, नेक्स्ट हाँ करते हैं। चले, मैं इसको यहाँ पे खत्म कर देता हूँ सर आईडी पासवर्ड सेम रहेगा? जी। नहीं चेंज कर, नहीं, चेंज हो होगा। जाएगा।